देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। देश की 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी से जुड़े उस सनसनीखेज खुलासे के साथ, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। क्या खुलेंगे नए राज और अब तक जांच कहां तक पहुंची? साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये गीत केवल चुनावी माहौल का हिस्सा नहीं था, बल्कि भाजपा की राजनीतिक रणनीति का सबसे असरदार प्रतीक बन गया था। राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा भाजपा के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ और योगी सरकार ने सत्ता में फिर से वापसी की। लेकिन अब वही अयोध्या और वही राम मंदिर भाजपा के लिए नई चुनौती बनती दिखाई दे रहे हैं। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और ऐसे में राम मंदिर में चढ़ावे के चंदा के हेरफेर चुनाव में सीटों पर भी असर डाल सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने चाहती है, जबकि भाजपा के सामने अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक पूंजी की विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे जल्द अयोध्या जाएंगे, क्योंकि वह इस पूरे मामले में बेहद ही व्यथित है। राउत ने कहा कि अयोध्या जाकर इस मुद्दे को उठाना जरूरी हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल के चंदे पर सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं। उधर भाजपा इस पूरे मामले को विपक्ष की साजिश बताकर बचाव में उतर आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश विकास और कानून व्यवस्था के मामले में पिछड़ गया था, जबकि भाजपा सरकार ने प्रदेश को नई दिशा दी है। पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि वर्ष 2027 में भाजपा फिर सत्ता में लौटेगी। बहरहाल राजनीतिक आरोपों और सफाइयों के बीच ये मामला अब केवल चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है और माना जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन और व्यवस्थाओं की समीक्षा हो सकती है। ऐसे समय में जब भाजपा एक बार फिर राम मंदिर के भावनात्मक मुद्दे को चुनावी आधार बनाने की तैयारी में है, तब चंदे को लेकर उठे सवाल उसके लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस राम मंदिर को भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया, अब उसी मंदिर के चंदे को लेकर उठ रहा विवाद विपक्ष को नया हथियार देता दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस घटना के बारे में जो कल जयपुर में अभिजीत दिपके के साथ हुई। घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग थे और अब तक जांच में क्या सामने आया? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले से अभिजीत दिपके की आवाज दब जाएगी या फिर वो पहले ही की तरह अपने अभियान को जारी रखेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके सोमवार को जयपुर में नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान 2 युवकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अभिजीत को कुछ लोग अपने कंधे पर बैठाकर भीड़ के बीच ला रहे थे, तभी 2 युवकों ने अभिजीत को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से भीड़ में अभिजीत दिपके नजर आ रहे हैं और 2 युवक उन्हें थप्पड़ जड़ते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। क्या बताया है आरोपी ने, जरा सुनिए। क्यों मारा? क्यों खराब कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ? ये बिना फालतू में देश पेपर लीक को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनको बहाना है। पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी क्यों? अभिजीत दिपके ने अपने ऊपर हुए हमले को एक संगठन को जिम्मेदार ठहराया है।
आरोप लगाया कि उन पर हुए हमले के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोगों का हाथ था। दीपके ने दावा किया कि हमला असली मुद्दे से ध्यान भटकाने और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि जब भी कोई सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। दीपके ने चुनौती देते हुए कहा, हम अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे, जितना चाहो हम पर हमला कर लो, हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे और अपने मुख्य मुद्दे से नहीं हटेंगे, जो 1 करोड़ से अधिक छात्रों के साथ हो रहे अन्याय से जुड़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में आए दीपके ने कहा, इस तरह के हमले होते रहेंगे, लेकिन मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। हम महात्मा गांधी और अंबेडकर के मार्ग पर चलते हैं, ये हमारा सत्याग्रह है और हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। सीजेपी लगातार नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अभिजीत दुबके का क्या बयान आया है, जरा आप भी सुनिए। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड नोबडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। एंड टू द हेटर्स आई वांट टू से गेट वेल सून। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में शामिल होने के लिए अभिजीत मंगलवार सुबह नागपुर पहुंचे। दीपके ने नागपुर के निवासियों, छात्रों और युवाओं से मंगलवार शाम को 4 बजे संविधान चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। अधिकारियों के मुताबिक नागपुर में प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। भीड़ को देखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगली खबर कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर मचे घमासान को लेकर, जिसमें गृह मंत्री प्रियंका खड़गे ने 2 पन्नों के एक पत्र के जरिए मोहन भागवत से आरएसएस की फंडिंग से लेकर उसके पंजीकरण तक कई सवाल उठाए हैं। जानेंगे इस खबर में कि इस पत्र पर मोहन भागवत ने क्या जवाब दिया है। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे ने 2 पत्रों के एक पत्र के जरिए मोहन भागवत से पूछा कि कर्नाटक में आरएसएस की कानूनी स्थिति क्या है, क्या उसने अपना पंजीकरण कराया है या फिर नहीं, उसकी फंडिंग के स्रोत क्या है। इसके अलावा जवाबदेही से जुड़े कई अन्य सवाल भी उठाए। प्रियंक खड़गे का आपको बयान सुनाते हैं। किस बारे में? अरे सवाल हमने पूछा है गृह मंत्री होके, तो जवाब उनसे लीजिए ना। मैं ही सवाल पूछना, मैं ही जवाब देना, ये कैसा होगा? आई एम वेरी क्लियर. I have raised some legal issues. I have asked some constitutional questions. Let Mr. Mohan Bhagwat answer. Let the RSS answer. Why should I answer? They are the ones, right, who are not registered. वो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे करके मैं कैसे बता सकता हूँ? जवाब में मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार का पत्र पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी दोहराया कि आरएसएस को किसी प्रकार के पंजीकरण की जरूरत नहीं है और पिछले 100 वर्षों में किसी भी सरकार ने आज तक आरएसएस से ऐसी कोई मांग नहीं की है। मोहन भागवत ने अपने बयान में ये भी कहा, संघ जब शुरू हुआ था और उसे 10 से 15 साल हुए थे, तब भी इसी प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ा था। अब हमें इसकी आदत हो चुकी है। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। देश में कई चीजें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती। सरकार ने संघ पर 2 बार प्रतिबंध लगाया था। एक बार अदालत ने वो प्रतिबंध हटा दिया था और दूसरी बार सत्याग्रह के जरिए वो प्रतिबंध समाप्त हुआ। इसलिए सरकार को अच्छी तरह पता है
कि संघ जमीन पर पूरी तरह मौजूद है। मोहन भागवत का आपको सुनाते हैं बयान। Karnataka government had directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on. And the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. So it doesn't need any restriction. आरएसएस प्रमुख ने बताया कि ये लोग सिर्फ हमारे काम को रोकना चाहते हैं और लोगों के मन में शंका पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में रहते हैं, वे हर रोज काम कर रहे हैं, हमारी शाखाएं लगती हैं और कई सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोहन भागवत को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि प्रियांक खड़गे ने 2 पत्रों के पत्र के जरिए आरएसएस की फंडिंग से लेकर उसके पंजीकरण तक कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में आरएसएस का एक बड़ा नेटवर्क है और यदि इतनी बड़ी संस्था कानूनी निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही से बाहर रहेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक कोई भी संगठन चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा था कि कर्नाटक में वर्तमान में आरएसएस की 4127 दैनिक शाखाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा 1379 साप्ताहिक बैठकें और 60 मासिक मंडलियां भी चल रही हैं। उनके मुताबिक जब कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियां इतने व्यापक स्तर पर दिखाई दे रही हैं, तो उसे कानून और सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। अब बात 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 एग्जाम से पहले भारत में टेलीग्राम को 22 जून 2026 तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर यह बड़ा कदम क्यों उठाया गया। क्या यह फैसला फर्जी पेपर लीक के दावों और परीक्षा से जुड़ी अफवाहों पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा? क्या टेलीग्राम के अस्थायी बैन का असर छात्रों की पढ़ाई और तैयारी पर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कदम से नीट यूजी 2026 एग्जाम को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जा सकेगा? बता दें, केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 एग्जाम से पहले बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी पेपर लीक दावों और परीक्षा से जुड़े अफवाहों को रोकने के लिए भारत में टेलीग्राम को 22 जून 2026 तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नीट यूजी 2026 का एग्जाम 21 जून को होना है। परीक्षा में पहले टेलीग्राम चैनलों पर कथित पेपर लीक, फर्जी प्रश्न पत्र और धोखाधड़ी से जुड़ी पोस्ट के फैसले को लेकर सरकार ने कार्रवाई की है। एनटीए ने भी इस कदम का स्वागत किया है और इसे परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में जरूरी बताया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने टेलीग्राम को 23 जून 2026 तक भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों की एडिटिंग फीचर डिसेबल करने का निर्देश भी दिया है। इसका मकसद बाद में पुराने संदेशों को एडिट कर पेपर लीक का फर्जी सबूत तैयार करने की कोशिशों को रोकना बताया जा रहा है। सरकार का संदेश साफ है कि नीट एग्जाम के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक की अफवाह, फर्जी दावे और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एनटीए ने कहा कि मैसेज एडिट करने पर बैन का मकसद यूजर्स को पुराने मैसेज में बदलाव करके और ओरिजिनल टाइम स्टैम्प को बनाए रखकर पेपर लीक का झूठा सबूत बनाने से रोकना है। एजेंसी ने माना कि इन पाबंदियों से टेलीग्राम के असली यूजर को परेशानी होगी, लेकिन ये भी कहा कि ये उपाय टेम्परेरी है और एग्जाम की
की ईमानदारी बनाए रखने के लिए जरूरी है। एजेंसी ने दोहराया कि नीट यूजी 2026 का एग्जाम 21 जून को तय समय पर होगा और कैंडिडेट से अपील भी की कि वे अपडेट के लिए सिर्फ एनटीए के ऑफिशियल चैनल पर ही भरोसा करें। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे केंद्र सरकार के उस बड़े फैसले की जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से खराब कफ सिरप के सेवन के बाद बच्चों की मौत के मामलों के सामने आने के बाद लिया गया है। आखिर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या दवा निर्माण और गुणवत्ता जांच के नियमों में बदलाव किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस फैसले से भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सकेगा? जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में बदलाव करते हुए सिरप की ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। पूरे देश में अब कफ सिरप समेत कई तरह के दवा वाले सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। नए नियम लागू होने के बाद फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर का जारी किया गया प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने 9 जून 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए ड्रग्स रूल्स 2026 को लागू किया गया है। यह रिसर्च ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड 1940 के सेक्शन 12 और 33 के तहत की गई है और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के बाद लागू हो गई है। सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल के में लिमिटेड दवाओं की कैटेगरी से सिरप शब्द हटा दिया है। इसके चलते सिरप अब ओवर द काउंटर दवाओं की कैटेगरी में नहीं आएंगे और उनकी बिक्री पर सख्त रेगुलेटरी कंट्रोल लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक कंज्यूमर को कफ सिरप समेत मेडिकेटेड सिरप खरीदने के लिए किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जारी किया जाएगा प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। इससे सिरप की आम खरीद पर असर पड़ेगा जिसे अब तक लोग सीधे मेडिकल स्टोर से खरीदते थे। इस स्टडी का एक ड्राफ्ट 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि मिले सुझावों पर विचार करने के बाद फाइनल सर्वे को नोटिफाई किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हर्ष मंगला द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार देश भर की फार्मेसियों को अब सिरप और उससे जुड़ी दवाओं की बिक्री के लिए बदले हुए नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाएं बेचना मुमकिन नहीं है। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी ओ भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।